हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? रियलाइजेशन क्या डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म की कौन सी क्लास है बच्चों? थर्ड। कल हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी? एसेट अगर सेल कर देते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर उसको पार्टनर ले जाए तो हम एंट्री क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और अगर किसी लाइबिलिटी को दे दे तो क्या करते हैं? कोई एंट्री नहीं करते। ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, इसको आगे समझना है कि अगर एसेट लाइबिलिटी को दे दे तो। ये हमारी फर्म का क्रेडिटर है। इस क्रेडिटर कौन है? ये बोलो। जसवीर। जसवीर हमसे कितने रुपए मांगता है? 1000। और हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है कितने का? 700 का। जसवीर आया और बोला कि रुपए दे दो, नहीं तो यहीं पे क्या है खत्म कर दूंगा। तो मैं कहा अभी रुपए तो है नहीं, सामान बिकेगा तब आएंगे। तो इसने बोला छोड़ो तुम, सामान बाकी सामान भी है, लेकिन इसने बोला कि मैं मेरा स्टॉक, ये आपका स्टॉक ले जा रहा हूँ और मेरे रुपए क्या हो गए? सेटल हो गए। कितने रुपए का स्टॉक है? 700 का। और इसने कहा कि बस फुल सेटलमेंट में मैं ये स्टॉक ले जा रहा हूं। तो मेरे को ना रुपए आए ना रुपए गए, तो मुझे कोई एंट्री नहीं करनी। हाँ, फर्स्ट स्टेप तो हम करेंगे ही ना। फर्स्ट स्टेप में रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे बताओ? बाय क्रेडिटर्स कितने का लिखेंगे? 1000 का। टू स्टॉक कितने का लिखेंगे? अब ये स्टॉक किसको दे दिया मैंने? क्रेडिटर को। तो इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। अब मुझे फायदा हुआ या नुकसान? फायदा। कैसे प्रॉफिट हुआ? टू सेटल द लाइबिलिटी ऑफ ₹1000 आई हैड टू पे ओनली ₹700। 1000 की लाइबिलिटी मात्र कितने रुपए देकर सेटल हो गई? 700। तो ये मेरा गेन है या नहीं? और ये अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये 1000 लिखा हुआ है और ये 700 लिखा हुआ है और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो तो इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा? 700 का प्रॉफिट हो जाएगा, 300 का प्रॉफिट हो जाएगा जो ए और बी बांट लेंगे। और 300 का हुआ भी है। कैसे हुआ है? 1000 की लाइबिलिटी कितने की एसेट से सेटल हो गई? 700। उल्टा हो, क्रेडिटर क्या हो? ज्यादा अमाउंट का हो और असेट क्या हो? कम अमाउंट की। सॉरी सॉरी सॉरी, असेट क्या हो? ज्यादा अमाउंट के। तो फर्स्ट स्टेप बताओ क्या करते हो आप? फर्स्ट स्टेप रियलाइजेशन में टू स्टॉक कितना डालोगे? बाय क्रेडिटर्स कितने का डालोगे? 1000। अब जसवीर आया और कहता है कि ये स्टॉक ले गया और फुल सेटलमेंट हो गया, तो मुझे लॉस हुआ या गेन हुआ? लॉस। क्यों हुआ? टू सेटल द क्रेडिटर ऑफ ₹1000 असेट ऑफ ₹1200 हैज बीन गिवन। तो 1200 की एसेट देकर 1000 रुपए की लाइबिलिटी सेटल करो तो नुकसान ही हुआ है ना। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप क्या आ जाएगा? लॉस। इधर 1200 होगा, इधर 1000 होगा, तो ए बी में अपने आप क्या आ जाएगा? इस तरफ लॉस आ जाएगा। थर्ड केस बताओ। क्रेडिटर्स took the stock at ₹900। क्रेडिटर स्टॉक ले गया कितने रुपए पर? 900 पे। इसने स्टॉक की वैल्यू देखी और बोला कि 900 रुपए में मैं ये स्टॉक लेने के लिए तैयार हूं। तो अभी मुझे क्रेडिटर को कितने रुपए और देने पड़ेंगे? 1000 रुपीज का। क्रेडिटर कितने का सेटल हुआ? सिर्फ 900 का। बुक में भले ही कितने का आ रहा है? 1200, बट उसने देखा कि ये कोई बिकता थोड़ी है 1200 में। ये तो आपकी बुक में आ रहा है, आपने बुक में कॉस्ट पे लिखा हुआ है, लेकिन आज इसका मार्केट प्राइस क्या हो चुका है? डाउन। तो उसने बोला मैं स्टॉक ले जा रहा हूं और कितने रुपए सेटल हो गए? 900। अभी भी क्या होगा? 100 और बाकी है। तो पहले तो स्टेप 1 बताओ, स्टेप 1 में क्या हुआ करेगा? रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा? टू स्टॉक कितने का? 1000 का। और बाय क्रेडिटर्स कितने का? टू स्टॉक 1000 का आएगा नालायक। टू स्टॉक कितने का आएगा? 1200। बाय क्रेडिटर्स कितने का आएगा? 1000। पहले स्टेप में तो ये क्लोज करते हैं ना बुक वैल्यू पे। अब क्रेडिटर स्टॉक ले गया, इसकी तो कोई एंट्री नहीं करूंगा, लेकिन बचे हुए क्रेडिटर को क्या देना पड़ेगा? कैश। कितने रुपए की कैश देनी पड़ेगी? क्रेडिटर था कितने का? 1000 का। क्रेडिटर कितने का था बच्चों? 1000 का। और वो कितने का सेटल हुआ है? सिर्फ 900 का। तो 1000 में से 900 सेटल हो गया, तो कितने रुपए की कैश और देनी पड़ेगी? 100। और ये कैश अकाउंट में भी आएगा, ये कैश अकाउंट में भी आएगा। तो अब बताओ लॉस कितने का आ गया मेरा? 300 का।
कैसे आया, इधर 1300 है, इधर 1000 और 300 का हुआ भी है। कैसे हुआ है, 1200 का स्टॉक कितने में सेल हुआ, एक तरह से 900 में, कि क्रेडिटर ले गया लेकिन हमें मिला कितना उससे 900, तो 1200 के कितने मिले 900। तो आप कुछ भी कर लो, इस लाइन की तो कोई एंट्री नहीं करनी, लेकिन अब बचे हुए क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा। 1000 के क्रेडिटर्स थे और वो लेकर कितने पर गया, मात्र 900 पर, तो अभी भी 100 उसको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, इस लाइन की तो कोई एंट्री नहीं करनी, लेकिन बचे हुए क्रेडिटर्स को क्या करना पड़ेगा, पे। अब ये स्टॉक लिख रहा हूं, कोई भी एसेट हो सकती है, बदल देता हूं इस बार। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 10,000 के। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 8,000 की। क्रेडिटर्स टुक प्लांट एंड मशीनरी एट 120% ऑफ बुक वैल्यू। फर्स्ट स्टेप बताओ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रियलाइजेशन में क्या क्या आएगा, टू प्लांट एंड मशीनरी कितने से, बुक वैल्यू से, और बाय क्रेडिटर्स भी कितने से, बुक वैल्यू से। फर्स्ट स्टेप में तो क्लोज करते हैं, तो इसको कहां डालेंगे, रियलाइजेशन के 2 में, और इसको कहां डालते हैं, रियलाइजेशन के बाय में। अब क्रेडिटर्स टुक द प्लांट एंड मशीनरी एट 120% ऑफ बुक वैल्यू। तो प्लांट मशीनरी बुक में भले ही 8,000 की आ रही थी, बट उसकी वैल्यू मार्केट में क्या थी, ज्यादा थी। भाई ये कड़ा मेरी बुक में कितने का आ रहा है, 8,000 का, क्योंकि मैंने खरीदा था उस समय 8,000 का है, लेकिन आज गोल्ड के रेट थोड़े ज्यादा हो गए, तो कितना हो गया, 120% पर लेकर गया वो, तो इसकी वैल्यू कितने पर लेकर गया वो, 120%। तो इस लाइन की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन इसका इंपैक्ट हमें क्वेश्चन में लेना पड़ेगा, रिमेनिंग क्रेडिटर्स को क्या करने के लिए, पे करने के लिए। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स को पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू कैश। कितने के हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर है 10,000 के, उसमें से कितने सेटल हो गए, 9600। 9600 कैसे आया, 8,000 का 120%, तो अभी भी उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 400। पक्का। अब बताओ प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 10,000 माइनस 8,400, 1,600 का आ रहा है, और 1,600 का हुआ भी है। कैसे हुआ है, 8,000 की चीज 20% ऊपर बिकी है, 96 में गई है ना, चाहे क्रेडिटर को दे दी, लेकिन मिले कितने इसके, एक तरह से 1,600 एक्स्ट्रा मिले। तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है सही आ रहा है गलत, आप तो बस क्या करना, इस लाइन की कोई एंट्री नहीं करना, लेकिन बैलेंस क्रेडिटर्स को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। बैलेंस क्रेडिटर्स को क्या करना पड़ेगा, पे। प्लांट मशीनरी कितने की है, 10,000। क्रेडिटर्स कितने का है, 15,000। अब ध्यान से बताना, कौन बताएगा मेरे को, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 50% पीएम, प्लांट मशीनरी सबसे अच्छा वर्ड है, ठीक है। 50% प्लांट एंड मशीनरी, अच्छे लोगों के नाम के इनिशियल से है, पीएम, ठीक है। वर टेकन बाय, बताओ, ये दे डिस्गस्टिंग लुक दे रहा था। पीएम वर टेकन बाय क्रेडिटर्स एट 120% ऑफ बुक वैल्यू। बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी वर सोल्ड फॉर 90% ऑफ बुक वैल्यू। बैलेंस क्रेडिटर्स वर पेड एट 2% डिस्काउंट। आराम से करना, इसको बाद में नोट कर लेना आप घर पे जाके। फर्स्ट स्टेप बता दो पहले, तो लड़कियां बता दो, इनको भी ऐसा लगे कि हमने कुछ किया था, शाबाश। प्लांट एंड मशीनरी कितने से आएगा रियलाइजेशन में, 10,000, शाबाश, वेरी गुड। बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने से आएगा, 10,000। नलायक इधर आएगा, फिर कहते हैं मैं लड़की मत बोल, नलायक किधर आएगा, पीयूष तुम क्या बुरा मान रहे हो, टू में आता है ना प्लांट एंड मशीनरी, देव
क्रेडिटर्स कितने के हैं, ये कहां पर आ जाएंगे, बाय में। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये रियलाइजेशन के कहां जाएगा, टू में। ये रियलाइजेशन के टू में 10,000 से, रियलाइजेशन के वाई में 15,000 से। 50% प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन बाय क्रेडिटर्स एट 120% ऑफ बुक वैल्यू। इस स्टेप की कोई एंट्री नहीं होगी। इफ एनी एसेट इज गिवन टू एनी लाइबिलिटी, तो क्या होगा, नो एंट्री इज पास्ट। लेकिन रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर इसका क्या आएगा, इंपैक्ट। रिमेनिंग लाइबिलिटीज पर इस पर क्या आएगा, इंपैक्ट। तो पहले बताओ प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, तो प्लांट एंड मशीनरी का हिसाब करो कितने की है, 50% तो हमने किसको दे दी, गिवन टू क्रेडिटर्स। उसकी तो हमें कोई एंट्री नहीं करनी। बट रिमेनिंग जो 50% है उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 5,000। 10,000 का 50% कितना आ गया, 5,000। बैलेंस प्लांट मशीनरी वर सोल्ड फॉर 90% ऑफ बुक वैल्यू। तो इसका कितना सेल प्राइस मिला मुझे, 5,000 का 90% कितना आ गया, 4,500। तो ये तो मिला है ना मुझे, अरे बच्चों ये तो मिला है ना। तो ये कितना आएगा, बाय कैश, और कैश के टू में आ जाएगा 4,500। श्योर। तो जितना प्लांट एंड मशीनरी कौन ले गया, क्रेडिटर, उसका तो कुछ मत करो। लेकिन रिमेनिंग को बेचोगे तो बाय कैश आएगा। अब कितने पर बेचोगे, तो 10,000 का 50% क्रेडिटर ले गया, तो उसको तो मैंने हटा दिया। और बचा हुआ क्या है, हम सेल करेंगे। तो पहले तो उसकी क्या निकालो, बुक वैल्यू, फिर उसके ऊपर क्या लगाओ, परसेंटेज, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें किसका हिसाब करना है, क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स कितने के बताओ, 15,000। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 15,000। सेटल्ड थ्रू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के थ्रू कितने क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, 50% वो प्लांट मशीनरी लेकर गए थे। बट कितने पर लेकर गए थे, 120% पे। तो प्लांट मशीनरी जो 10,000 की थी, उसमें से जो ये 5,000 की प्लांट मशीनरी इनको दी थी 50% की, वो लेकर कितने पर गए थे, 5,000 का 120%। उन्होंने कहा कि आपकी बुक में भले कितने की आ रही है, 5,000 की, लेकिन हम आपसे कितने रुपए और नहीं मांगेंगे, 6,000। तो वो कितने पर लेकर गए थे, तो कितने के क्रेडिटर सेटल हो गए पहले ही, 6,000। तो रिमेनिंग कितने रह गए, रिमेनिंग रह गए 9,000। अब उनको पूरा 9,000 दिया है क्या, नहीं। उनको भी कितना कम दिया है, 2% डिस्काउंट। तो 9,000 का कितना डिस्काउंट दिया, 2%। तो या तो 9,000 का 98% निकाल लो, या 9,000 में से क्या माइनस कर दो, 9,000 का 2%। उतने रुपए उनको दिए। तो 9,000 में से कितना गया, 2%, कितना आएगा, 180। तो कितने रुपए दिए, 8,820। पक्का, 8820। तो किधर आ जाएगा ये, टू कैश 8820। तो इन दोनों अमाउंट को निकालने में किसका यूज होगा, इस लाइन का यूज होगा। इसकी एंट्री भले ही ना हो, लेकिन इस लाइन का यूज होगा। अभी मैं वापस से रिपीट करूंगा इसको। पहले बताओ 50% पीएम वर टेकन बाय क्रेडिटर्स एट 120% ऑफ बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स क्या बोले, ये क्रेडिटर कौन है बेटा, जसवीर। ये जसवीर आया और क्या बोला कि सर आधा प्लांट मशीनरी ले जा रहा हूं मैं, और आधा प्लांट ले गया ये, और क्या बोला कि मैं कितने पर ले जा रहा हूं, 120% में। तो 5,000 की चीज वो कितने पर ले गया, 6,000। तो आधा प्लांट एंड मशीनरी वो कितने पर ले गया मेरा, 6,000 पर। तो प्लांट मशीनरी बची कितनी मेरे पास, बची हुई आधी। तो जब यहां पर बची हुई प्लांट मशीनरी की बुक वैल्यू निकालनी है, तो क्या माइनस मत करना, 6,000। क्रेडिटर भले कितने का सेटल हो गया, 6,000 का। लेकिन प्लांट मशीनरी जो जसवीर ले गया, उसके बाद कितनी बची मेरे पास, तो तब 5,000 ही माइनस करना। 10 में से कितना माइनस करना, 5। क्योंकि ये क्या है बच्चों, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू में से क्या माइनस करोगे,
बुक वैल्यू ऑफ एसेट टेकन बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर इसको 5,000 को कितने पर ले गया है? 6 पे। भले ही 6 पर लेकर गया है, लेकिन 10 में से कितना माइनस करोगे? 5, ताकि मेरे पास निकले कि मेरे पास बच कितना गया। तो प्लांट मशीनरी की बुक वैल्यू में से क्या माइनस करोगे? प्लांट मशीनरी की बुक वैल्यू। भले ही वो कितने पर लेकर गया है? 6 पे। पहले बुक वैल्यू माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगी? बची हुई की बुक वैल्यू जो मेरे पास है। अब उसको कितने पर बेचा हमने? 90%। तो कितना आया? 45। तो रिमेनिंग प्लांट मशीनरी से कितने रुपए निकले मिले, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टोटल प्लांट इन मशीनरी, उसमें से क्या माइनस करोगे? जो प्लांट मशीनरी क्रेडिटर ले गया उसकी एग्रीड वैल्यू जो 6 पे लेके गया, 6 माइनस करेंगे। नालायक, 6 क्यों माइनस करेंगे? 5। बुक वैल्यू में से क्या जाएगा हमेशा? बुक वैल्यू। तो 10 का था, कितने का था? 10 का। 10 का किस पर था? बुक वैल्यू पे। तो हटाएंगे भी क्या? बुक वैल्यू। तो बचे हुए की क्या आ गई? बुक वैल्यू। और उसको कितने पर बेचा? 45। पक्का? तो बचे प्लांट मशीनरी से कितना मिला, ये जानने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले बचे हुए प्लांट मशीनरी की बुक वैल्यू। तो इस बुक वैल्यू में से बेशक जसवीर या क्रेडिटर कितने पर ले जा रहा है इसको? 6,000 पर ले जा रहा है, लेकिन क्या है? लेकर कितने की गया है? 5। ऐसे समझ लो ये मेरा सारा प्लांट है, ठीक है। इसमें से आधा प्लांट, इस सारे की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10,000। इसमें से जसवीर कितना लेकर गया? 50%। तो ये एग्जैक्टली 50% कितने का है? 5 का। अब जसवीर कहता है मैं आपसे कितने नहीं मांगूंगा आज के बाद? 6,000। मैं इसको 120% पर ले जा रहा हूं। मैं इसको कितने पर ले जा रहा हूं? 120% पर। तो 5,000 का 120% कितना आता है? 6,000। तो जसवीर 6,000 नहीं मांगेगा तो क्या है? प्लांट कितने का गया अभी? 5 का ही। तो बचा हुआ प्लांट कितने का रह गया? 5,000 का। और उससे मुझे कितना मिला? 90%। तो ये बचे हुए की पहले बुक वैल्यू निकालोगे और उससे कितना मिला? 90%। तो ये 4500 समझ में आ गया क्या आपको? अब जसवीर का हिसाब करते हैं। मैं कहा जसवीर बेटे आप टोटल कितना मांगते थे हमसे? 15,000। तो टोटल क्रेडिटर कितने गए थे? 15,000। अब 15,000 में से कितने सेटल हो गए? 6,000। तो यहां पर क्रेडिटर्स के वैल्यू निकालने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा? 6,000। और प्लांट मशीनरी की रिमेनिंग वैल्यू निकालने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा? 5। तो 15,000 में से कितने माइनस हो गए? 6। तो 6 कहां से माइनस होगा? रिमेनिंग क्रेडिटर की बुक वैल्यू निकालने के लिए, कि 15,000 की बुक वैल्यू के क्रेडिटर थे, उसमें से 6,000 के क्रेडिटर क्या हो गए? सेटल। तो रिमेनिंग कितने रह गए मेरे पास? 9,000। अब उनको बुक वैल्यू पर दे देते तो 9,000 ही देने पड़ते, लेकिन उसको भी 2% डिस्काउंट दिया है। तो कितना कम कर दिया? 2%। 8 8 सबसे अच्छा वर्ड होता है। 8820। तो मुझे उसको कितने देने पड़े? 8820। पक्का? अरे बोलो। टू कैश। बोलो बच्चों। समझ गए? वापस से ऐसा ही करेंगे हम। कॉपी कर लूं इसको? पीछे बातें चले जा रही है, चले जा रही है, एक आधा बच्चा मरेगा। पीयूष क्यों मरेगा? पीयूष तो मरेगी। पीयूष बेटे, एक बार पीयूष वीडियो में आ जाओ। सारे देखने वाले पता है क्या बोलेंगे कि ये छोटे बच्चों को 12th पढ़ा रहे। बात। अब बताओ। बैलेंस शीट। वैल्यूज बदलवाओ। इधर कितना कर दिया मैंने? कितना? 20 करना। इधर 35। 70% प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिटर कितने पर ले गए? 120 पर ही ले गए। बैलेंस प्लांट मशीनरी को कितने पर बेच देते हैं? 130%। और बैलेंस क्रेडिटर को कितना दे देते हैं? 1% डिस्काउंट दे देते हैं। करें? बताओ बच्चों, सबसे पहले लड़कियां बताएंगी मुझे रियलाइजेशन में क्या आएगा, फटाफट से बता दो लड़कियां। बताओ भाई, रियलाइजेशन में क्या आएगा? लड़कियां बताओ, शाबाश। क्या आएगा रियलाइजेशन में? प्लांट एंड मशीनरी कितने से आएगा? 20,000 से। किस साइड में? टू साइड में। भैया बाय में आएगा, सॉरी बाय में। थोड़ा ट्रिकी है ना, नालायक। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 20।
क्रेडिटर्स कहां पर आएंगे? बाय में। कितने में? बोलो। 35 है क्या? चलो अब तुम शांति से सुनो। बताओ बच्चों, प्लांट मशीनरी कितने की है? 20 की। इसमें से 70% कौन ले गया? क्रेडिटर्स। इस लाइन की एंट्री बताओ मुझे, इस लाइन की एंट्री। नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करनी, लेकिन इसका इंपैक्ट आएगा या नहीं? यस। पहले बताओ प्लांट मशीनरी कितने की है टोटल? 30,000। 20। बातें कौन करे? देवांश बेटा आगे आ जा। हाँ बच्चों, प्लांट मशीनरी कितने की है? 20 की। इसमें से 70% प्लांट मशीनरी कौन ले गया? क्रेडिटर्स। तो बताओ इसमें से कितना माइनस करूं? 70% या 120% निकाल के? 70%। बुक वैल्यू में से क्या होगा? बुक वैल्यू माइनस। अब वो ऐसे तीर बना के थोड़ी करोगे एग्जाम में, ये तो समझाने के लिए था। तो कैसे लिखोगे वर्किंग नोट में? माइनस टेकन बाय क्रेडिटर्स। कितना? 70%। 14,000। तो कितना रहेगा? 6,000। और रियलाइज्ड वैल्यू इसकी कितनी है? कितने रुपए मिले इससे? 6,000 का कितने परसेंट? 130%। 14 की तो ले गया वो, बची कितने की? 6,000 की। 6,000 का 130% कितना आएगा? 1830% होता है। 30% एक्स्ट्रा मिला। 100% तो 6,000 ही होता है, 30% कितना हो गया? 1800। तो कितना हो गया टोटल? 7,800। 6,000 का 100% तो 6,000 होता ही है। मुश्किल ना थोड़ा? 6,000 का 100% कैसे आता है? थोड़ा मुश्किल है। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो 100 से। और 30% कितना हो गया? 1800। तो टोटल कितना हो गया? 7,800। तो कितने रुपए मिले? 78 बाय कैश। पक्का? नहीं? क्यों? मिले है ना, प्लांट मशीनरी से बेचा है। अरे वही प्लांट मशीनरी को बेचा है हमने, तो रुपए मिलते हैं, तो बाय साइड में तो आएगा। हाँ, टू में आएगा? आएगा ही नहीं। शाबाश। ये देखो, ये प्लांट मशीनरी से कितने रुपए मिले थे? 45। तो कहा लिखा था? बाय में ही तो लिखा था। छाया पड़ गई तुम पे? सही बता रहा हूं? ऊपरी छाया पड़ गई है। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ना 3, तब जाके सही उतरेगी। बाय कैश कितने का? 7,800। बाय कैश कितने का? 7,800। 6,000 का इधर ही आएगा कृष्णा। पक्का? पक्का ना? सही बताओ, समझ गए क्या? अब आगे बताओ। क्रेडिटर्स पर आओ। अब क्रेडिटर्स कितने के थे? 35,000। लेस क्या करो? सेटल्ड थ्रू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की दे दी इनको? 70% तो उसकी बुक वैल्यू थी, लेकिन वो लेकर कितने गए? 120%। तो 70% तो हमने निकाल ही रखा है, 14,000। और वो 14,000 के कितने रुपए सेटल कर रहे हैं? 120। तो कितना आ जाएगा? 16,800। कैसे आएगा? 20% निकाल लिया करो और वो 14,000 में ऐड कर लिया करो। 14,000 का 20% कितना होता है? 2,800। और वो 14,000 में ऐड कर लिया, तो 16,800। इतने के तो सेटल हो गए। अब कितने रह गए बताओ पीछे? 35 में से कितना माइनस करो? 16,800। पहले 16 माइनस कर लो, कितना रह गया? 19। और फिर 8,200 कैसे आएगा? 18,200 आएगा नालायक। छाया दोनों पे पड़ गई। 18,200 गंगा जल है क्या? इनमें छिड़क दो। पीछे क्या है वो? 18,200। 8,200 या 18,200? तुम क्यों 8 के लिए ऑब्सेस्ड हो? ये तो मैं हूं। बताओ, 18,200 इसमें से कितना माइनस होएगा? 1%। कितना आएगा?
लेस डिस्काउंट इतने का रह गया, और 1820 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना रह गया? आप बताओ क्या कह रहा है? पानी है क्या टॉयलेट में? दिक्कत हो जाएगी बता रहा हूं मैं। एक चांटा मारूंगा। 182। ऐसे क्या कर रहे हो? और बताओ कितना आएगा? 18,200 में से 182 गया, कितना रह गया? पहले 200 हटा लो तो कितना हो गया? 18,000। फिर 18 रुपए एक्स्ट्रा हट गया तो वो जोड़ लो। 18,018। पहले कितना हटा लो? 182 नहीं घट रहा तो पहले कितना हटा दो? 200। और फिर कितना रुपया एक्स्ट्रा हट गया? 18, तो वो ऐड कर लो। तो 18,018 इसको पे किया टू कैश। शांतनु बेटे, मोटर चलाया, बता रहा हूँ जरूरत पड़ने वाली है अभी। 18,018। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? अब इधर आके बताना नालायक। पक्का यहां तक ठीक है ना? तो आप मेरे को बताओ इस लाइन की एंट्री क्या करोगे? कुछ भी नहीं। लेकिन 70% प्लांट मशीनरी ले गया वो, तो बची हुई प्लांट मशीनरी से कितने मिले ये निकालने के लिए क्या करोगे? 20,000 में से उसका 70% माइनस कर दोगे और उसके ऊपर उसका परसेंटेज लगा लोगे जितने मिले। और क्रेडिटर्स को कितना पे किया? तो 35,000 में से क्या माइनस करोगे? सिर्फ 70% नहीं, 70% का 120%, 14,000 का 120%। इतना देते हैं। अगर डिस्काउंट ना होता तो डिस्काउंट दे दिया तो ये और कम कर देंगे, और ये कैश में आएंगे साथ साथ में। पक्का? बोलो बच्चों। तो ऐसे तो कोई एंट्री नहीं होगी अगर एसेट लाइबिलिटीज आपस में पूरे पूरे सेटल हो जाए, लेकिन इतना वो भी नहीं है बेवकूफ कि कोई एंट्री ना हो और क्या नंबर दे दूं। पक्का क्या? समझ गए क्या ये? अब हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। क्या? पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स एंड देयर रिलेटिव्स लोन। पार्टनर्स एंड देयर रिलेटिव्स लोन। पार्टनर के और उनके रिश्तेदारों के लोन। किसकी फर्म थी बताओ? अब 3 पार्टनर बना लेते हैं। कौन कौन? जसवीर, कृष्णा और, ऐसे करते हो तुम मेरे साथ? ऐसे फील होता है मेरे को। जसवीर, कृष्णा और यश। ये फीलिंग आती है मेरे में, तो भी मैं हंसते हंसते रहता हूँ। छोड़ो, चलो देव को ही बना देते हैं, नाराज हो जाए। जसवीर, कृष्णा और देव, एक बार इधर आओ। ये बच्चा कैसे करता है मेरे साथ, करके बता। इधर आ, शाबाश, जल्दी आ। देव बेटे, नहीं आओगे क्या? तुमने मेरे को, लेकिन बस तुम्हारे इग्नोर करने से मेरा क्या बिगड़ेगा? जसवीर, कृष्णा और देव, कितनी पार्टनरशिप, कितने रुपए लगे हुए इनके? 1-1 लाख रुपए। तीनों ने कितनी कैपिटल लगा रखी है? 3 लाख रुपए। बातें नहीं लायक, मुर्गा बना के बाहर फेंक देंगे ना। हाँ बच्चों, जे, के और डी 3 पार्टनर है, जसवीर, कृष्णा और देव। कितने के? 1-1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी। और असेट्स कितने की है इनके पास? 3 lakhs इनकी फर्म है। अब इस फर्म में रुपए की और जरूरत है। अच्छी चलती है ना फर्म, तो भी किसकी जरूरत होती है? रुपए की। ऐसा नहीं है कि इनका काम बुरा चल रहा है, लेकिन रुपए की जरूरत फिर भी है। ऐसे समझो अपना 11-12 ठीक चल रहा है, लोगों ने 9-10 स्टार्ट कर दिया है, अपने अभी पीछे चल रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? ये भी स्टार्ट करना पड़ेगा या नहीं? लेकिन अब स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? 2-3 कमरे तो तैयार करने पड़ेंगे ना। और बोलो, तो एक बार रुपए चाहिए। तो इनकी फर्म बढ़िया चल रही है और इनको रुपए की जरूरत है, तो क्या होगा? बोलो। अब या तो ये कैपिटल लगाए और या फिर क्या ले? लोन। अब सुनो ध्यान से, जब भी फर्म बंद होती है ना, तो सबसे पहले रुपए पेमेंट का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ पेमेंट।
सबसे पहले किसको दिए जाते हैं? आउटसाइडर को, जिनसे हमने गुड्स खरीदा हुआ है, जिनसे सर्विसेज ले रखी है। जैसे किसी से गुड्स खरीदे, क्या हो गया तो पेन गिर गया तो केस कर देगी उस पर। बताओ, बसों में नहीं होते, सवारियां घूरने लग जाती है, पीछे किसी का हाथ लग गया तो क्या होगा? नालायक। अब सुनो, तो आउटसाइडर का मतलब जिससे गुड्स खरीदा हुआ है, क्रेडिटर्स। ठीक है, बोलो। किसी की सैलरी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट बाकी है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है तो। उसके बाद किसका नंबर आता है? इससे पहले भी एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं, लेकिन वो आगे ही क्लासों में सीखोगे, 12th में कोई रेलेवेंस नहीं है तो उसको मैं बात ही नहीं कर रहा। इससे भी पहले एक आता है। उसके बाद क्या आता है, बोलो? पार्टनर्स लोन। उसके बाद क्या आता है? पार्टनर्स लोन। और उसको भी पे कर दिया तो क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले किसको पे करना होगा? जैसे बैलेंस शीट है, कहां गई बातें नहीं बच्चों। इस बैलेंस शीट में पहले किनको पे करना होगा? इनको। फिर पार्टनर का लोन तो है ही नहीं, वो होता तो उसको, और फिर किसका नंबर आता? कैपिटल का। तो अब बताओ, जसवीर कह रहा है कि रुपए तो है मेरे घर में, रुपए तो मैं और लगा दूंगा, लेकिन कैपिटल के नाम के दूं या लोन्स के नाम से दूं? कैपिटल के नाम से क्यों नहीं? देखो, कल को इन एसेट से 3 लाख से, जैसे मान लो जसवीर ने रुपए दे दिए कैपिटल के नाम के, तो असेट्स कितने की होगी? 4 लाख। अब इस कैश से भी इन्होंने क्या कर लिया? एसी वेसी खरीद लिया, तो असेट्स होगी 4 लाख के। पहले जसवीर ने कैपिटल लगाई 1 लाख की, फिर उस कैश से क्या खरीद लिया? एसी, तो क्या होगा? असेट्स। अब इस 4 लाख से कितने रुपए मिले? इन असेट्स को जब बेचा, फर्म बंद हुई, तो कितने रुपए मिले? 3.5 लाख मिले। कितने मिले? 3.5। बातें नहीं बच्चों, कितने रुपए मिले? 3.5 लाख। अब 3.5 लाख कैसे बटेंगे? 2:1 के रेशो। पूरे तो मिले नहीं, देने कितने हैं? 4, और है कितने? 3.5 ही। तो किस रेशो में बटेंगे? 2:1 के रेशो। तो जसवीर के हिस्से में कितना आएगा बताओ? 350 का, 350 का 2/4, 2:1 का रेशो कैसे आया? इसकी कैपिटल 2 लाख है, इनकी 1 लाख, 4 लाख होगी ना ये भी। तो कितना आएगा आधा इसका? 175। और यही पैसे अगर जसवीर ने लोन की तरह से लगाए होते तो क्या होता? पहले इनके कितने थे? जसवीर, कृष्णा और देव के कितने लगे हुए थे बताओ? 1-1 लाख। कैश कितने का था? एसेट कितने की थी? 3 लाख। अब जसवीर ने कहा रुपए तो है मेरे घर में, लेकिन मैं क्या दूंगा? लोन दूंगा। मैं क्या नहीं दूंगा? कैपिटल के नहीं दूंगा। तो लोन दे दिया इसने 1 लाख का, तो असेट कितने की होगी? 4 लाख। अब मान लो फर्म बंद होगी, अब फर्म क्या होगी? बंद। और अरे ये बातें, कुंज कौन है? कुंज तो है ही नहीं इधर। कुंज का है? कुंज क्यों सुन रहा है मुझे? अब बताओ, टोटल कितने हो गए? 4 लाख। 4 लाख में से मिलेंगे कितने अब? 3,50,000। कितने मिलेंगे? 350। अब ये रुपए पता है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? जसवीर को कितना मिलेगा? पहले 1 लाख, कौन से वाला? लोन वाला। और जैसे ही 1 लाख मिल जाएगा, तब कितना रह जाएगा? 2.5 लाख। टोटल कितने मिले? 350। 350 में से 1 लाख किसने ले लिए? जसवीर ने। तो कितने रह गए? 2.5 लाख। अब 2.5 लाख कितने रुपए में? 2.5 लाख देने हैं और है कितने? 3। तो कितना हो गया? 1/3। तो कितना आएगा? 83,333। 83,333 आएगा। तो अब बताओ, जसवीर को कितना मिल गया? 1 लाख यहाँ, और 83,333 यहाँ। तो ज्यादा मिल गया ना, 183,333 मिल गया। और अगर सीधा कैपिटल के नाम से लगाता तो क्या मिलता? 175। तो इसलिए पार्टनर अगर नए रुपए लगाने हैं तो वो किस नाम से देते हैं? लोन के नाम से। अब आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी क्या है, ठीक है। बस आपके तो क्वेश्चन में दिया होगा पार्टनर का क्या है? लोन है। बस पार्टनर का लोन हमें क्या देना होता है?
प्रायोरिटी में सब, जिसको पहले देखो, आप मेरी बात सुनो, आप कौन से नाम से रुपए लगाना चाहोगे, जिसको पहले मिले या जिसको लास्ट में मिले? पहले मिले। तो कैपिटल तो अब इन्होंने पहले तय करी थी कि बराबर लगाएंगे, अब और रुपए की जरूरत है। तो जसवीर कह रहा है मेरे पास रुपए तो हैं लेकिन मैं कैपिटल नहीं दूंगा, क्या दूंगा? लोन। तो लोन का एक फायदा तो क्या होता है, प्रायोरिटी मिलती है, दूसरा फायदा क्या होता है, अगर एग्रीमेंट साइलेंट भी हो तो भी कितना इंटरेस्ट मिलता है, 6% पर एनम। फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी ना सर, कौन सा फर्स्ट चैप्टर बताओ? अगर लोन का पहला फायदा क्या है, प्रायोरिटी मिलती है, डीजल मतलब अगर बंद हो गया तो जो कम चांस है ना फॉर्म बंद हो जाए, लेकिन बंद हो जाए तो प्रायोरिटी मिलेगी। और दूसरा फायदा क्या है, 6% पर एनम क्या मिलता है, इंटरेस्ट, चाहे कोई एग्रीमेंट किया हो चाहे ना किया हो। कैपिटल पर बिना एग्रीमेंट के इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब आप बताओ, इससे भी पहले बनना चाहता है जसवीर, इससे भी पहले। देखो अब फॉर्म बंद हुई तो बताना मेरे को क्या होगा। ये बैलेंस शीट है, जसवीर कृष्णा देव कैपिटल है, जसवीर का लोन भी है और क्रेडिटर्स भी है। तो जो भी रुपए आएंगे सबसे पहले इसको मिलेंगे? नहीं, सबसे पहले तो क्रेडिटर्स लेंगे, पहले तो आउटसाइडर लेंगे। तो जसवीर कह रहा है यार इनमें ही खत्म हो गए तो मेरे को तो मिलेगा ही नहीं। बोलो। तो जसवीर इसकी बजाय कहां बनना चाहता है, यहां आना चाहता है, तब क्या होगा? किसके नाम से दिलवाए लोन? क्यों वाइफ ही क्यों, पापा मम्मी नहीं हो सकते वाइफ? सर हमने सवालों में वाइफ ही देखे, हम क्या करें? वाइफ ही क्यों, पापा मम्मी नहीं हो सकते क्या? तो जसवीर ने लोन किसके नाम से दिलवा दिया? पापा से। किस नाम से दिलवा दिया? अब जसवीर ने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, कौन देगा, मेरे पापा देंगे, तो जसवीर फादर लोन। इससे क्या होगा बोलो? अब अगर रुपए आए तो इन दोनों को पहले मिलेंगे और कम आए तो इन दोनों को 1:1 के रेशो में मिलेंगे। और अगर ये जसवीर अपने पापा के नाम से नहीं दिलवाता तब क्या होता? तब क्या होता, पहले क्रेडिटर को मिलते फिर इसको मिलते। तो बताओ पार्टनर्स रिलेटिव्स के नाम से क्यों लोन दिलवाते हैं? ताकि वो किससे भी पहले मतलब क्रेडिटर के बराबर हो जाए। तो पार्टनर लोन किसके नाम से दिलवाते हैं? बहुत बार रिलेटिव्स के नाम से। अब रिलेटिव में वाइफ ही क्यों, पापा मम्मी क्यों नहीं? सुनना आप ध्यान से, ये पेपर की बात नहीं है लेकिन आप ध्यान रखना। आपने अपने घर में अननेसेसरीली एक शख्स की भयंकर इज्जत देखी होगी, वो है आपके फूफा जी। बेफिजूल की इज्जत देखी होगी, देखिए या नहीं? फूफा जी मतलब कि कोई पीएम मोदी आ गया घर में, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, इतने फूफा जी की इतनी इज्जत क्यों है? जवाई है हमारे, बहन दी हुई है, ये सब बकवास है। अब सुनना ध्यान से क्या है, प्लीज अब बुरा मत मानना तुम, आपको थोड़ा ऐसे अजीब सा लगेगा बातें सुन के। आपके जो दादाजी है ना, सुनो पहले, लड़के लड़कियों को बराबर करने का एक ही तरीका है कि इनको क्या है, पैसे मिल जाए। लड़कियां दिक्कत में क्यों है? जहां जहां लड़कियां कमाने लग गई ना, वहां वहां क्या है, वो सुनती नहीं है हस्बैंड की भी। देखा है क्या तुमने, मनीष सर को देखा है तुमने? बता रो, क्या हो गया तो हो गया, अब क्या है। तो मनीष सर की वाइफ बराबर कमाती है तो वो बराबर चलेगी घर में, सीधी सी बात है। तो लड़कियों को आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, वो क्या है, कमाने लग जाए, और कोई तरीका नहीं है। ये दादाजी पे तुम आता हूँ वापस, एक ही तरीका है, मैं तुम्हें बता दूं कि नहीं तो बाद में क्या है, बर्तन धोने हैं जूठे तुमने, अगर सही से पढ़ाई नहीं करी तो ध्यान रख लेना। नहीं तो मम्मी की हालत देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा। जिनकी मम्मी हाउस वाइफ है उनको पता लग जाएगा, पापा आए झिड़क दिया झिड़क दिया। अब सुनो, ये सच्ची की बात है, गुस्से में कुछ भी बोल दिया तो बोल दिया, पापा का मूड खराब कहाँ से आया है, पीछे दुकान से आया है, लेकिन वो जान चलती है वहां झिड़क दिया। और मम्मी कुछ क्यों नहीं कर पाती, अगर हाउस वाइफ है तो नहीं कर पाती। और यही रुपए होते तो क्या होता, किस बात का भाई, मूड पहले से खराब है, हमारे पे क्यों रोम मार, समझ रहे हो क्या? अरे बोलो, अब छोड़ो। तो लड़कियों के लिए तो बेस्ट मोटिवेशन है पढ़ाई का, वो क्या है, नहीं तो मम्मी की हालत देख लो, बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, सब कुछ कर रही है, और क्या है, तब भी डांट पड़ जाती है। बोलो। तो यही होना है तुम्हारे साथ भी, अगर पढ़ाई नहीं की तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट। तुम्हारे साथ वो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम तो लड़के हो, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ।
मैं लड़कियों को कह रहा हूँ नालायक। अरे मजाक कर रहा हूँ, बुरा क्यों मान। पक्का। अब सुनो प्लीज। तो अब तुम सच्ची की बात बता रहा हूं, यही हाल है। अब एक वाइस फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, कौन? मनमोहन सिंह। उसने देखा कि और कोई तरीका ही नहीं है, इनके पास पैसे पहुंचेंगे तभी क्या होगा, ये क्या बनेगी, सॉलिड बनेगी। ठीक है, हालांकि कई जगह लड़कियों ने क्या है, फालतू में पंचायती भी कर ली कि ऐसी भी लड़कियां देखे कि 2 रुपए कमाने लगी तो क्या है, ज्यादा ही करने लगी। लेकिन छोड़ो, इसको पैसे पहुंचाने जरूरी थे। कैसे? इसने एक रूल बना दिया कि फादर की प्रॉपर्टी में, देखो मोमडन का तो पहले अलग रूल था, हिंदू लॉ में एक चेंज किया। हिंदू लॉ किस पर लगता है? हिंदू पर, जैन पर, बौद्ध पर, सब पर लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदू, जैन, सिख, सिख तक सरदारों पर भी कौन सा लॉ लगता है? हिंदू लॉ। और उसने क्या रूल बना दिया कि फादर की प्रॉपर्टी में बेटे और बेटी का इक्वल राइट रहेगा। ध्यान रखना लड़कों, पापा की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा किसका है? तुम्हारी बहनों का है, अगर एक भाई एक बहन हो तो। और 2 बहनें हैं तो 2/3 तो वो ले जाएंगी। फादर की अरे सुन तो लो। फादर की प्रॉपर्टी में बेटे और बेटियों का इक्वल राइट है। इसने बोला जब तक पैसे ही नहीं मिलेंगे तो बेचारी कहां से होगी। पक्का। तो अब आपकी पापा के पास जो कुछ भी है उसमें क्या है, बराबर हिस्सा किसका है? बहनों का है। आप मान के बैठे हो ना सारा मेरा ही है, तो आधा हिस्सा किसका है? बहनों का है, ध्यान रख लेना। और तुम लड़कियां ध्यान रखना कि भाई ज्यादा चीज बढ़ करे तो आधा तो पापा का तुम्हारा है, चाहे कितना भी दहेज लिया हो तुमने तो भी क्या है, आधा तुम्हारा बाद में फिर से है। अब आप समझ जाओ, एक होती है बुआ जी, उनका आधा हिस्सा तुम्हारे पापा दादा की प्रॉपर्टी में। देखो समाज इस बात को नहीं माना, लॉ बना दिया उसने, सब कुछ बना दिया, लेकिन आज भी लड़कियां अगर ये राइट एक्सरसाइज करती है तो उनको प्रॉपर्टी तो मिल जाती है, लेकिन उनका पीयर छूट जाता है। पीयर छूटने का मतलब फिर भाई नाता तोड़ देता है। और सिंपल सी बात है, मैं अपनी भी बात करूं तो क्या है, मेरी बहन अगर आधा हिस्सा क्लेम करे तो मुझे दुख तो होगा ही। फिर क्या पता आगे क्या होगा, लेकिन दुख तो पक्का होगा, पापा के पास जो कुछ भी। अरे होगा या नहीं होगा? भाई तुम्हें जब हमने राइट ऑफ किया तो खूब सारा दहेज दिया है। राइट ऑफ करना समझते हो ना, जब तो उसकी शादी करवाई तो क्या है, तो अब तो पापा वाला तो मेरा ही है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मेरी बहन क्लेम करे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और लड़कियों के लिए कानून भी बहुत लीनियंट है, बड़ी जल्दी मिलता है, तारीख तारीख वाला सिस्टम नहीं है, अलग कोर्ट बनी हुई है कि बड़ी जल्दी इनको ये शेयर मिलता है। तो आप अपने पापा की प्रॉपर्टी में से बराबर की हकदार हैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आप वो मांगोगी तो आपके भाई आपसे नाता तोड़ देगा। आपकी बुआ जी की चलती रहेगी जब तक दादा की प्रॉपर्टी कायदे से वो सरेंडर ना कर दे। अब जिन बेटियों ने राइट एक्सरसाइज किया, समाज तक ये बोला कि उसकी बेटी तो, फलाने की बेटी तो बहुत ही गंदी निकली, भाइयों से आधा लूट के लेगी, ऐसा बोलते हैं। अरे सच में, जैसे बहुत सारे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है लव मैरिज कर सकते हैं लड़का लड़की, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं मानते। तो वो लो तो है कि लड़का लड़की अपनी इच्छा से शादी करे, लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते। तो सेम ऐसे लो तो है कि बेटी का बराबर अधिकार है, लेकिन क्या है, सोसाइटी इसको मानती नहीं है। और कुछ जगह जहां बेटियों ने लड़ झगड़ के भाइयों से ले लिया, वहां पर भाइयों ने नाते ही तोड़ दिए। तो आजकल बेटियों के साथ क्या होता है पता है? जब दादा की प्रॉपर्टी बांटनी होगी तो क्या करेंगे, बुआ आएगी और उनको क्या दिया जाएगा, एक सोने का कंगन, एक चेन जो 2-3-4 लाख की होगी, और उनसे साइन करवा के दादा की सारी प्रॉपर्टी आपके पापा और चाचा अपने नाम कर लेंगे। और जो 4-5 करोड़ की होगी तो उनका करोड़ रुपए का हिस्सा खा के उनको 2 लाख 3 लाख में क्या है, फ्री कर दिया जाएगा। और ये अपने ससुराल में जाके बताएगी और भाइयों ने इतना किया। उनको अब क्या चाहिए होता है, ऐसे तारीफ चाहिए होती है ससुराल में कि भाइयों ने क्या दिया, तो ये बताएगी। और लेकिन आपने उससे साइन करवाने हैं तो इस शख्स की प्लस इसके हस्बैंड की इज्जत बनी रहेगी आपके घर में। समझ रहे हो क्या? आपके दादा की प्रॉपर्टी में बराबर की क्लेमेंट कौन है? आपकी बुआ जी। जितना आपके पापा और चाचा का अधिकार है कानूनन, उतना ही आपके बुआओं का अधिकार है। अब उन बुआओं की बात माननी पड़ेगी या नहीं? आज मैं बोल दूं मेरी बहन को भगा जाए, ऐसे लड़ाई कर लूं बिल्कुल, तो वो क्या कर देगी, पापा का पैसा मेरे नाम होने से 1 मिनट में रोक सकती हो। तो लड़ सकता हूँ क्या बहन से? नालायक तुम्हें मैं ऐसे लगता हूँ? ये बताओ, इस प्रॉपर्टी के पीछे लगा हूं। लेकिन ये रूल है आज का, ये फैक्ट है। अब ये बात समझ में आ गई। अब इसको बाद में लिंक करूंगा कि क्यों ये अपनी वाइफ के नाम से लोन दिलाता है, पापा के नाम से क्यों नहीं दिलाता। एक बार सुनना प्लीज, ये बात समझ में आ गई।
तो लड़कियां तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा तुम्हारा है, और जिस तरह की जनरेशन तुम्हारी बड़ी होगी उसमें भाइयों भैयों की कीमत रहेगी नहीं, तो आप ले लेना, ठीक है? पक्का? अरे बोलो भाई, 1 मिनट में मिल जाते हैं इतनी प्रॉपर्टी हो तो। नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब सुनो, बातें नहीं। अब आप बताओ, ईमानदारी से बता देना, आपके पापा को आप ज्यादा अच्छे लगते हो या आपके चाचा? ईमानदारी से बताना, नाटक मत करना। ये 100% है। हर आदमी को अपने भाई तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक वो कुंवारे होते हैं। तब उनकी जिंदगी में जैसी शादी होती, पहले तो आज जसवीर को मैं मार दूं, इसका भाई हो तो तुरंत पूछ जाएगा मेरे भाई का हाथ कैसे लगा दिया। और जब इसकी शादी हो जाएगी, मैं इसको मार दूं तो इसका भाई तुरंत पूछेगा मारना था इसको, पक्का ही मारना, जब दोनों की शादी हो जाएगी। ऐसा है या नहीं? ये घर घर की समस्या है, पापा चाचा की बनती नहीं है, वो ऊपर से कोई दिखाने के लिए बना के रखता है कोई कुछ, और बनती भी है ना तो आप तब भी ज्यादा अच्छे लगते हो किसके मुकाबले? आपके पापा को अपने चाचा से। ये है या नहीं? आपके पापा को प्रॉब्लम नहीं है आपके दादा या दादी से, वो तो उनके बेटे ही हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप उनकी कमाई का हिस्सा किस में जाए? भाइयों में जाए। वो चाहते हैं, जैसे आपके पापा ने रुपए कमाए तो वो क्या चाहते हैं? वो रुपए आपको मिले, ना कि आपके चाचा को। जो आपके पापा ने कमाए हैं खुद से अलग से, वो ये चाहते हैं कि वो आप लोगों को मिले, ना कि चाचा। आपके पापा, आज की डेट में कोई भी बेटा अपने फादर के नाम से प्रॉपर्टी किस लिए नहीं खरीदता है? जैसे ही वो फादर के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेगा तो क्या होगा? उसको फादर से कोई दिक्कत ही नहीं है। फादर तो उसके, भाई पापा से किसको दिक्कत होती है? तो पापा से कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फादर के नाम होते ही क्या होता है? वो तो फादर की होगी। अब जब बंटवारा होगा तो आपके पापा को भी मिलेगा, आपके चाचा को भी मिलेगा, और बुआ भी अगर एक्सरसाइज करती है तो बुआ तक को मिलेगा। तो वो कमाया आपके पापा ने मेहनत करके, और चले किस में गए? इन लोगों में, जो वो चाहते हैं तुम में जाए। तो आपके पापा जिंदगी में आपके दादा के नाम प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। अगर बहुत ही ज्यादा बनती है भाइयों बहनों में तो अलग बात है, जो आजकल कम ही चांसेस मिलते हैं। लेकिन आपके पापा को आपके दादा से या दादी से रत्ती भर भी एतराज नहीं है, वो उनके पेरेंट्स है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उनके नाम क्यों नहीं करवाते? जैसे वो पापा की होगी तो वो तो पापा की होगी। अब पापा की चीजें कैसे बटेगी? आपके चाचा में भी जाएगी, और अगर आपकी बुआ एक्सरसाइज करती है राइट तो उसमें भी जाएगी। पक्का? अरे बातें बंद। अब जसवीर को इस फॉर्म को लोन दिलाना है। अरे प्लीज, जसवीर अपने नाम से भी नहीं देना चाहता। किसके नाम से देना चाहते? किसी दूसरे के नाम से, ताकि वो क्या बन जाए? आउटसाइडर। अपने नाम से देगा तो क्या होगा? पहले क्रेडिटर को मिलेंगे, फिर जसवीर के लोन को मिलेंगे। अब किसी दूसरे के नाम से देना चाहता है तो क्या होगा? अगर वो लोन पापा के नाम से दिखाएगा तो पहले अपने अपने ही कमाए हुए पैसे पापा के नाम से ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और पापा की एसेट बन गई वो तो ऑन पेपर किसकी एसेट बन गई? पापा की। और पापा ने इनकी फर्म को लोन दिया है, तो वो वापस जब चुकेगा तो वापस किसको चुकेगा? पापा को। और पैसे किसके हो गए? पापा को। और जसवीर को प्रॉब्लम क्या है? पापा से दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि अगर पापा के नाम हो गए तो जब बटेगा तो इसकी भाई में, इसकी बहन में, सब में बट जाएगा, और कमाए इसने थे। तो बजाय इसके किसके नाम करता है? वाइफ के नाम, कि ये सबसे ट्रस्ट वर्दी है और ये पैसे मेरे पास ही रहेंगे, तो इसलिए ये किसके नाम करता है? वाइफ के नाम। पेरेंट्स के नाम से या ब्रदर से तो दिक्कत है ही है, तो ब्रदर के नाम से तो वैसे नहीं दिलाते। देख लो, ये सच्ची बात है। इसको कब, अब तुम कहीं कुछ भी बोलो, मेरे पास कई कई बार शिकायत करने और आ जाते हैं पेरेंट्स की, आप ऐसी ऐसी कैसी बातें सिखाते हो। लेकिन ये बात यही है, अब माने चाहे ना माने। कोई दिल से इज्जत करता होगा, मेरे को नहीं पता फूफा जीजा की, लेकिन ज्यादातर केस में इज्जत करने की वजह क्या है? यही है ज्यादातर केस में। अरे फूफा जीजा ना भी हो, बिना पैसे आदमी कोई और तीसरा ही पैसे वाला हो तो उसकी इज्जत हो जाती। पक्का? तो अब बताओ, जसवीर अपने नाम से लोन क्यों नहीं देना चाहता? अपने नाम से दे तो क्या होता है? जसवीर का लोन है और फर्म में क्रेडिटर्स वगैरह भी है, तो पहले किसको जाएगा? क्रेडिटर्स को। और इनमें ही खत्म हो गया तो फिर जसवीर का नंबर ही नहीं आएगा। अब जसवीर खुद ही क्रेडिटर या आउटसाइडर बनना चाहता है, तो किसके नाम से दिलाए? अपने रिलेटिव के नाम से। अब रिलेटिव में ये किसके नाम कोई चीज करे? पापा के नाम करे, पापा से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पापा के नाम करते ही इसके भाई और बहनों में बट जाएगी वो चीज, उनसे प्रॉब्लम है इसको, भाई बहनों से। अच्छा, अरे प्लीज, और भाई के नाम से दिलाए तो भाई से तो बचना ही चाहता है, भाई को तो देना ही नहीं चाहता। अभी आज की बात मत सोचना, आपको लगेगा हमारा भाई बहुत जान से प्यारा है, ये है वो है, लेकिन थोड़े टाइम बाद देखना, जब तुम, अभी की बात नहीं, जब तक आप कवा रहे हो, क्योंकि जैसी लड़की आएगी जिंदगी में तो क्या होगा? वो डेली भरेगी। अरे बोलो,
वो तो डेली भरेगी आपको। भाई मेरी वाइफ अगर मेरे को डेली शाम को बोलने लग जाए आपका भाई ऐसे, आपकी बहन ऐसे, आपके पापा ऐसे, तो मैं अगर समझदार नहीं हूं तो क्या होगा? एक बार तो क्या होगा, दिमाग खराब हो गई। बताओ, लड़की शादी के बाद ही क्यों लड़ते हैं, पहले क्यों नहीं लड़ते? अब आइडिया लगा लो कि वजह क्या लड़ाई की, बोलो। तो अब समझ गए कि जसवीर पापा के नाम से लोन दिलाएगा तो वो पैसे किसके हो जाएंगे? पापा की प्रॉपर्टी हो जाएंगे। इसलिए जसवीर किसके नाम करता है वो पैसे? पहले अपनी वाइफ के नाम। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। बाय बाय, लव यू सो मच।